Hello friends, welcome to my channel Study with Reshu Garg. Yes guys, I got selected in Bank of India. मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है एज अ क्लर्क बैंक ऑफ इंडिया में. बट मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के पीछे जो मेरी फेलियर्स है उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि हम लोग सक्सेस स्टोरी सबकी देखते हैं बट हम वो चीज़ नहीं देखते उसने उस बच्चे ने या उस एस्पिरेंट ने कितने फेलियर्स सहन करे होंगे, उसके बाद उसको सक्सेस मिली होगी. मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ, किसी किसी को फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल जाती है, बट कभी कभी लक कह लो या फिर कुछ हार्ड वर्क में कमी होती है या स्मार्ट वर्क हम नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है. तो मैं इस चीज़ को बताती हूँ कि मेरे जो सक्सेस है उसके पीछे काफ़ी फेलियर्स रहे हैं. मैंने इस साल सभी एग्ज़ाम दिए, IBPS PO हो या IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, RRB क्लर्क दिया. RRB PO का मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था. अदरवाइज़ मैंने ये सारे एग्ज़ाम दिए और सबके मेंस दिए हैं. तो मेरे में जो कमियां थी वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि मैंने कहाँ गलती करी थी और जो मैंने सही चीज़ करी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लैरिकल में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ और मैं अपना फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है. ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है और जो इस साल का स्कोर कार्ड है वो ये रहा. Yes guys, I got selected provisional allotment in unreserved category in Bank of India. मेरे को जो फाइनल सिलेक्शन मिला है वो बैंक ऑफ इंडिया में मिला है. तो ये मेरा इस साल का रिज़ल्ट है. मैंने बाकी मार्क्स अपने हाइड कर दिए क्योंकि मुझे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है सबकी वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करना है. क्योंकि हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, GA और इंग्लिश, ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे मेंस में. बट जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारा GA का, क्योंकि GA हम प्रीलिम्स में तैयारी नहीं करते हैं और फिर लास्ट टाइम तक आते आते हमें उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है. मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ GA का पोर्शन कि GA आपको किस तरह प्रिपेयर करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर. तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, उससे पहले मैं आपको 2 रिजल्ट दिखाती हूँ. एक तो आपने ये देखा जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और GA में मेरे आए 32.5 आउट ऑफ 50. एंड ये मेरा लास्ट ईयर का रिजल्ट है जिसमें मेरे सेक्शनल मार्क्स इंग्लिश में रुक गए थे, जिसके कारण मेरा लास्ट ईयर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था एज अ क्लर्क. तो इसमें मेरा जो मार्क्स हैं GA में वो है 30.75. गाइज मेरे जो मार्क्स रहे हैं GA में वो कंटिन्यूसली सही रहे हैं, चाहे वो 2019 का मेंस का रिजल्ट हो, चाहे 2020 का जो जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट हो. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करा GA के लिए. एज पर योर कैपेबिलिटी और योर एबिलिटी आप उसको उसमें अपना थोड़ा एड ऑन करके या फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको ऐड करके अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपको किस तरह क्वालिफाई करना है. गाइज ये मेरा क्लैरिकल क्लियर हुआ है तो आई एम डेम श्योर कि मैं PO के लिए प्रिपेयर करूँगी. तो जैसे जैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ मैं वहाँ उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बना दूँगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, कहाँ से कौन सी ST प्रेफर कर रही हूँ, कौन सी ST लगा रही हूँ. और होपफुली मैं इन फ्यूचर अपने STs के मार्क्स भी शो कर दूँगी आपको कि मेरे पर्टिकुलरली मार्क्स कितने आ रहे हैं, सो दैट आप या गाइज मेरे साथ क्या है, मैं कंपटीशन में बिलीव रखती हूँ कि जब मेरा फ्रेंड सर्कल बना था, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना था जिसमें सब ऐसी फील्ड से बिलोंग करने वाले एस्पिरेंट्स थे. तो हम लोगों में कंपटीशन लेवल होता था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे कितने आ रहे हैं. जब हमें कंपटीशन मिलता है, चाहे वो मेरे रूप में आपको मिले, चाहे कहीं से भी आपकी फ्रेंड सर्कल में आपको मिले, तो आप में एक मोटिवेशन आता है कि क्योंकि आप जानते हैं इस समय कोविड चल रहा है, एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता है कि कब होंगे, बट एज़ पर द कैलेंडर ऑफ IBPS हमारे एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट हो चुके होंगे. तो अगर हम अगस्त को अपने माइंड में लेके चले तो हमारे पास मेयरली 4 महीने रह गए. 4 महीने में हमें किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे 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 इस चीज़ को सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ाना है. तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, बट उसके लिए प्लीज़ आप एक कमेंट करिए कि
आप क्या चाह रहे हैं, आपको क्या किस चीज़ में रियल प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो, सो दैट मुझे भी लगे कि आप देख रहे हैं वीडियो, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं सॉल्व करूँगी। चलिए पहले हम जीए की बात करते हैं। जीए में जो मैंने करा था, मेरा स्ट्रेटजी ये थी कि मैं किसी भी एक एजुकेटर को फॉलो कर रही थी, डेलिबरेटली फॉलो कर रही थी, बट मेरा सिस्टमेटिक नहीं बन पा रहा था क्योंकि मेरे को मैथ्स रीजनिंग करना था उस समय। तो और मेरी इंग्लिश वीक थी, तो इंग्लिश वीक के कारण मैंने जो समय मुझे जीए पोर्शन को देना चाहिए उस समय मैं अपना न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। दैट्स वाई मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जीए पोर्शन में। बट हाँ, मैं करती क्या थी, मैं किसी भी एक एजुकेटर मैंने फॉलो करे थे, मैं सॉरी उनका नाम नहीं लूँगी, बट जो मैंने एजुकेटर फॉलो करे थे उनका हर वीक एक पूरा मतलब वीकली एक वो आता था, शो आता था। तो मैं उस वीकली शो को मेमोराइज़ करने की कोशिश करती थी कि उनका अराउंड 1 से 1.5 घंटे का शो आता था वो, और उनको मैं क्वेश्चंस को मेमोराइज़ करने की कोशिश करती थी, उसकी ट्रिक्स बना लेती थी कि अगर ये मुझे की पॉइंट मिला तो इस की पॉइंट से मुझे आंसर स्ट्राइक कर जाता था कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं ये आंसर पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के की पॉइंट्स देखने हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो यही अपनाई थी। साथ में आप एमसीक्यूज़ कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपको एमसीक्यूज़ के कोई पीडीएफ मिल रहा है तो प्लीज़ आप उस पीडीएफ को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ से क्या होता है, एमसीक्यूज़ हमारे क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम्स में जो आता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट्स में आते हैं। और जब आप एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी हैबिट हो चुकी होती है, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम उस एमसीक्यू में अपना वो कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमने लर्न करा था या मेमोराइज करा था, और वो कीवर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिलीव में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कभी कभी तो आपको क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस कीवर्ड से ही लगा देते हैं आंसर। तो मेरे लिए जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि मैं एक एजुकेटर को फॉलो कर रही थी, साथ में मैंने एमसीक्यूज़ के लिए एक पर्टिकुलर पीडीएफ कोर्स जो देते हैं उनको मैंने फॉलो अप कर रखा था, और मैंने इन 2 रिसोर्सेज को फॉलो करा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि एक रिसोर्स ही क्यों नहीं, आप मल्टीपल रिसोर्स आप कैसे फॉलो कर लेते हो, कैसे आप करते हो, क्या करते हो। तो इसका रीज़न ये है कि मेरे मल्टीपल 2 रिसोर्सेज फॉलो करने का कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एजुकेटर छोड़ देते हैं, या हम लोग मतलब वो इंक्लूड नहीं कर पाते उस चीज़ में, तो वो चीज़ हम दूसरे प्लेटफॉर्म से इजीली लर्न कर सकते हैं, मतलब हमारा कोई भी न्यूज़ छूटती नहीं है। और दूसरी चीज़, जब आप एजुकेटर की चीज़ पढ़ चुके होते हैं, जब वो आपको वर्बली समझा रहे होते हैं या विजुलाइज करा रहे होते हैं, तो आप वही चीज़ जब एमसीक्यूज़ में पढ़ते हैं, जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको वो जल्दी याद होती है, जल्दी मेमोराइज होती है। तो अगर आपको जीए करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, मैं बाकी 3 सेक्शंस की बात करती हूँ। मैं उसमें सबसे पहले बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव की। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट रुका था, वो इंग्लिश के कारण रुका था, और इस बार मेरा IBPS PO क्वालिफाई था जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है और इंग्लिश भी आता है। तो दोनों ही मेरे क्वालिफाई थे। इवन मेरे डिस्क्रिप्टिव में 18 मार्क्स थे, 25 आउट ऑफ 18 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में। तो मैं उसकी स्ट्रेटजी बता सकती हूँ। मैंने जो करा था वो था सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करा था। न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होता है, आपको करंट सिनेरियो के बारे में पता चल जाता है, जो आपको ऐसे राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर रीड करिए। इंग्लिश के लिए रामबाण इलाज जो हम कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में कि रामबाण इलाज है इंग्लिश के लिए, तो वो है न्यूज़पेपर। आप पूरा पेपर आपको रीड नहीं करना है। न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल आते हैं, उस एडिटोरियल में भले ही आप रोज़ाना बेसिस पे सिर्फ एक करो, बट उसको डेलिबरेटली करें। कमिंग टू द रीजनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ पजल्स और सिटिंग डेली बेसिस पे लगानी है, और साथ ही पजल्स और सिटिंग तक सीमित नहीं रहना, साथ ही आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करना ही करना है, क्योंकि हम पीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पजल और सिटिंग, बट जब आप क्लैरिकल की बात कर रहे होते हैं, अगर आपके दिमाग में सिर्फ क्लैरिकल चल रहा है, तो जब हम क्लैरिकल की बात कर रहे होते हैं तो पजल से सिटिंग से ज़्यादा हमें जो मार्क्स गेन करके देता है वो मिसलेनियस 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो आपको मार्क्स गेन करके देते हैं, क्योंकि पजल और सिटिंग्स भी आपकी एक एक नंबर की आते हैं, भले वो 5 का सेट आता है बट उसमें टाइम भी उतना ही लगता है। और बट मिसलेनियस में क्या होता है, आपको कम टाइम में उतने ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पजल्स और सिटिंग से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आप पहले तो ये चीज़ देखने की कोशिश करिए, सोचिए कि मेरे क्या पोर्शन अच्छा है। क्वांट में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आप कोशिश करिए कि उनको आप सेपरेट कर लें कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को वेजेस वाला जो चैप्टर था, परसेंटाइल वगैरह जो चैप्टर था, वो मुझे अच्छे लगते थे। मैं उनको ईजिली सॉल्व हो जाते थे, मतलब वो क्वेश्चंस। और डीआई में जो सिंपल डीआई होती थी, जिसमें ज़्यादा लूप होल्स नहीं दे रखे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दे रखी हैं, ज़्यादा डेप्थ में कुछ चीज़ें नहीं पूछी हैं, वो मैं ईजिली सॉल्व कर लेती थी। बट मेरा दिमाग जो रहता था वो रहता था कि मैं एक एक नंबर वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको पिकअप करूं, क्योंकि मेंस में आपको कहीं ना कहीं वो ही करने पड़ते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं वो करती थी। कमिंग टू द एसटी की अगर हम बात करें तो आप एसटी के लिए कर सकते हैं कि एसटी आप जैसे अभी हम लोग को नहीं पता कि कैसा सिनेरियो बनेगा, कैसे कब स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम्स हमारे, बट मोस्ट प्रॉबेबली हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे अगस्त से एज़ पर द आईबीपीएस कैलेंडर। तो अगर हमारे पास नियरली 4 मंथ्स हैं, तो 4 मंथ्स में आप कोशिश करिए कि एक मंथ में मतलब 4 वीक, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक होते हैं, तो प्रीलिम्स की एसटी को आप ऑल्टरनेटिव डेज में लगाइए, और मंथ में एटलीस्ट 2 मेंस की एसटी आप ज़रूर लगाइए। उसमें आपको क्या होगा, आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी स्टार्ट कर देंगे, और आपको लास्ट में जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस के बीच में अराउंड आपको 20 से 25 दिन का समय देते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो, 20 से 25 दिन में आपने जो जीए पढ़ा है, जो आप वीकली पढ़ते हुए आ रहे हैं वो, और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ में जो आपने एसटीज दी हैं, जो आपने 2 एसटी दी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम उसको उठा के उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 4 वीक हैं, 4 मंथ हैं, 4 मंथ में अगर 2 एसटी आपने पर मंथ में लगाई तो आपकी करीबन 8 एसटीज हो गई। तो आप 8 एसटीज को सॉल्व करेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप जब इतना पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्राइक करेगा चीज़ें। बस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में यही है, आपको स्ट्राइक करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और आपको वहाँ पे चीज़ स्ट्राइक कर गई तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, अदरवाइज़ आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में चीज़ें बैठानी है, ना कि उसे रटना है। तो जितना मैंने समझा अब तक बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स को, वो यही है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।